मुकम्मल नॉवल। गाँव के माहौल में एक अजीब-सी बेचैनी फैली हुई थी। एक तरफ गाँव के सरदार बैठे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ जिरगे के सारे लोग मौजूद थे और सब इस वक़्त बहुत गुस्से में थे। इस शख्स की सज़ा सिर्फ़ मौत होनी चाहिए। एक बुज़ुर्ग आदमी ने मशवरा दिया, सारे दम साधे, जिरगे के मामलात देख और सुन रहे थे। तुम क्या चाहते हो उस्मान? सरदार साहब ने गाँव के एक मोअज़्ज़िज़ शख्स उस्मान को मुख़ातिब किया, जो इस वक़्त सर झुकाए अपनी आँखों की नमी काबू करने की कोशिश कर रहा था। वो बाप इस वक़्त इतनी तकलीफ़ में था, सिर्फ़ वही जानता था। सरदार साहब, मैं चाहता हूँ जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रहा हूँ, इसी तकलीफ़ से वो शख्स भी गुज़रे। इसने मेरी बेटी को किसी काबिल नहीं छोड़ा। इसने मेरी बेटी को कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी बेटी सारी ज़िंदगी इस गम से कभी बाहर नहीं आ सकेगी। कोई इससे शादी नहीं करेगा। इसने मेरी बेटी को नापाक कर दिया। इसने मेरी इज़्ज़त को तार-तार कर दिया। वो बहुत मुश्किल से बोले थे और सामने खड़े इस बाप का सर झुक गया, जिसके बेटे ने उस्मान साहब की 12 साला अपनी हवस का निशाना बनाया था। मासूम ज़ैनब छोटी अभी, लेकिन फहमीद साहब ने बेटे आमिर के सामने ना जाने आ गई और तब से ही इसके मौके के इंतज़ार में था। वो आज इसके फैसले पर चिढ़का हो रहा था। तुम्हारे बेटे से किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या वो भूल गया इसकी अपनी भी एक बहन है? सरदार साहब ने कुछ दुःख और तकलीफ़ से फहमीद साहब को मुखातिब किया, जो सर झुकाए थे। अगर इनका बेटा इस तरह का बदतमीज़ और बिगड़ैल निकल आया था, तो इसमें इस बाप का क्या कसूर था? उन्होंने जो सारी ज़िंदगी अपनी बेटे की अच्छी ही तरबियत की थी। और आज इसके कहीं काम ना आ सकी, वो बिगड़ गया था। वो कैसे बिगड़ा? शायद आवारा दोस्तों की सोहबत में रहकर ये बाप जान ना पाया। मैं जानता हूँ सरदार साहब, ये मेरा कसूर है, क्योंकि वो मेरा बेटा है, लेकिन मैं आपको पूरा इख्तियार देता हूँ, आप जैसे चाहें वैसे इसे सज़ा दें, बेशक जान से मार दें। फहमीद साहब ने अपना सर थोड़ा-सा उठाकर सरदार साहब को अदब से कहा और दोबारा से झुका गए। इनकी बात सुनते उस्मान साहब को गुस्सा ही आ गया। हरगिज़ नहीं, जान नहीं चाहिए इसकी। मैं इसे वही तकलीफ़ देना चाहता हूँ जो इस वक़्त हमारे घर वालों पर गुज़र रही है। मैं इसे इसी तकलीफ़ से मारूँगा। इस उस्मान साहब गुस्से से चिल्ला उठे कि सारे ही बेबसी से इस बाप की तरफ देखते रह गए। इन पर तो जैसे क़यामत गुज़र रही थी। इनकी फूल जैसी बच्ची को बेदर्दी से कुचल दिया गया था। वो ख़ामोश होकर रह गई थी। इनके घर में क़यामत का मंज़र था। सारे रिश्तेदार इनके किरदार पर बातें कर रहे थे, वो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहे थे। सरदार साहब ने जो फ़ैसला करना था, एक बार वो सारे लोगों के असाबों पर बन-बन कर फटना था। ठीक है, तो फिर जैसा कि उस्मान ने फ़ैसला कर दिया है, कत्ल के बदले कत्ल, क़सास के बदले क़सास, खून के बदले खून और अब इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त दी जाएगी। कितने ही लोगों ने बेयकी बेयकीनी नहीं की, सरदार साहब को देखा था, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई समझ गया था। उन्होंने एक नज़र फहमीद साहब को देखा और दूसरी नज़र उस्मान साहब। मैं सरदार होने की हैसियत से इजाज़त होता हूँ कि उस्मान का बेटा भी फहमीद की बेटी के साथ वही करेगा, जो फहमीद के बेटे ने उस्मान की बेटी के साथ किया। इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त, अल्फ़ाज़ थे कि पिघलता हुआ शीशा जो सबके कानों में उतरा था और किसी ने फहमीद साहब के सीने में कोई नोकीला पत्थर मारा था। वो सर झुका गए, तो ये तय हो गया था कि अगर ख़ानदान के मर्द कुछ गलत करते हैं, तो इसका ख़मियाज़ा ख़ानदान की औरतों को ही भुगतना पड़ता है। जिरगे में इतनी खामोशी छा गई थी, जैसे सुई गिरने की आवाज़ भी ना आई हो। सारे लोग अपने-अपने घरों को लौट आए। मग़रिब का वक़्त था। जब वो दरवाज़ा खोलते घर में दाख़िल हुए, तो इनकी बीवी आसिया छोटे से सहन में टहलती हुई इनका इंतज़ार कर रही थी। तहमीद साहब की आँखों की सुर्ख़ी ख़तरनाक हद तक तेज़ थी और इस औरत ने दहल कर अपने शौहर को देखा था, जिनके कंधे ढलके हुए थे। कुछ था जिसने इस औरत को बेचैन कर दिया था। वो बिना कुछ कहे सहन में मौजूद चारपाई पर जाकर बैठ गए। वो भागती हुई किचन में गईं और पानी का गिलास लेकर इनके सामने रखा। "पानी पी लें," धीरे से कहा, लेकिन जैसे हमीद साहब ने तो सुना ही नहीं कि इनकी बीवी क्या कह रही थी। क्या फ़ैसला हुआ? बहुत देर की खामोशी के बाद उन्होंने पूछ ही लिया। फहमीद साहब ने अपना चेहरा उठाए इन्हें देखा था। "मुबारक हो, तुम्हारा बेटा आज़ाद है, लेकिन इसकी सज़ा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ेगी।" इस शख्स के अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो इस माँ के कानों में गया था। वो तड़प कर नफ़ी में सर हिलाती हुई वहाँ से उठी, बेयकीनी ही बेयकीनी कि ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग। इनकी आवाज़ में शिकस्त थी। फहमीद साहब की बेबसी पर गुस्सा गालिब आया था। तुम्हारे बेटे ने जो इनकी बेटी के साथ किया, इसके बाद क्या उम्मीद रखती हो कि वो तुम्हारे बेटे के गले में फूलों के हार डालेंगे? गुस्से से कहते हुए वो बेबसी से वापस बैठे और अब चेहरा दोनों हाथों में छुपाए वो रो रहे थे। इनकी रोने की आवाज़ के साथ आसिया बेगम की सिसकियाँ भी शामिल हो गई थी। सहन में कुछ आहट सी हुई थी। इन दोनों ने फ़ौरन अपने चेहरे साफ कर लिए। वो दोनों जैसे ही पलटे, तो वो बरामदे की दहलीज़ में खड़ी थी और हैरानी से अपने माँ-बाप को देख रही थी। इसके चेहरे पर खौफ़नाक हद तक डर था। वो कदम-कदम चलती इसके पास आई, तो इसका चेहरा वाज़ेह 16 साला अंशाल फ़हमी खूबसूरती की मिसाल थी। इसके लंबे काले बाल कमर तक आ रहे थे।
इसकी गहरी काली आँखें इन पर गिरी पलकों की झालर, इसकी सफ़ेद मलाई जैसा चेहरा, इसकी नाज़ुक जिल्द और गौरी रंगत, किसी गुड़िया जैसे गुलाबी गाल और हल्के से सुर्ख पड़ते होंठ, वो गाँव की सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वो घर से बहुत कम बाहर निकलती थी। स्कूल भी जाती थी तो अपना चेहरा ढक कर जाती थी, क्योंकि इसे बहुत जल्द नज़र लग जाती थी। इसने मैट्रिक कर लिया था, वो बहुत जल्द वो अपने रिज़ल्ट के बाद कॉलेज जाना चाहती थी। लेकिन अब शायद इसकी ज़िंदगी में सिवाय अंधेरों के कुछ नहीं रहने वाला था। अब्बा, इसने अपनी नर्म और खूबसूरत आवाज़ में पुकारा था कि फ़हमीद साहब के कलेजे को कुछ हुआ था। आखिर इनके बेटे ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आखिर? बस वो ये सवाल सोचते रह गए। आखिर एक मर्द ये क्यों नहीं सोचता कि इसके अपने घर में भी बहन-बेटियाँ होती हैं? वो क्यों किसी दूसरे शख्स बहन-बेटियों की इज़्ज़त को तार-तार कर देता है? वो महज़ सोच कर रह गए। क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? वो इनके पास पहुँचती हुई वहीं मौजूद छोटी-सी कुर्सी पर बैठ गई। वो रोते हुए बेबसी से नफ़ी में सर हिलाने लगे। क्या वो लोग मार देंगे भाई को? वो मासूमियत से सवाल पूछ रही थी। इसके बाप ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर फ़हमीद साहब ने इसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। काश कि मैं सिर्फ़ तुम्हारा बाप होता। काश खुदा मुझे कभी बेटा देता ही ना। इस बाप के लहज़े में कितनी तकलीफ़ थी, वो अंशाल महसूस कर सकती थी। इसने फ़ौरन आगे बढ़ते बाप के हाथ पकड़ लिए। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? इस तरह हाथ तो मत जोड़ें, और मैं दुआ करूँगी खुदा भाई को हिदायत दे। आखिरी बात इसने कुछ तकलीफ़ से कही थी। आँखों के सामने अपने भाई का चेहरा घूमा था। 23 साला फ़हाद, जिसका सलूक अंशाल के साथ कभी भी बहनों वाला नहीं होता था। वो अंशाल को बहुत हक़ीर समझता था। इसका कहना था कि वो बेटा है और बस सब कुछ वही है। इसने कभी बहन से प्यार से बात नहीं की थी। हर वक़्त हुक्म चलाता था। अगर वो घर में दाखिल हो जाता तो अंशाल कमरे में जाकर गायब हो जाती थी। वो इसके सामने ही नहीं आती थी, क्योंकि वो अपनी बहन को पसंद ही नहीं करता था। इसके अल्फाज़ अंशाल का दिल टुकड़ों में तोड़ देते थे। कि क्या आप इसे हर वक़्त पढ़ाती रहती हैं? इसे घरदारी सिखाएँ, इसने कल को अगले घर में जाना है। इसके कानों में फ़हद के अल्फ़ाज़ गूंजे थे। तुम ये क्या हर वक़्त किताबों में सर दिए बैठी रहती हो? जाओ, जाकर खाना लेकर आओ। इसके हाथ से किताब झपटते हुए इसने गुस्से से डाँटा था कि अंशाल अपने आँसू पीती हुई किचन में चली गई थी। इस तरह की बहुत सी कड़वी यादें थीं। इस शख़्स ने कभी अंशाल को बहन समझा ही नहीं था। वो तो जानता ही नहीं था कि बहनें क्या होती हैं। इसके लिए तो बस वो एक हक़ीर-सी औरत थी। बेटा, तुम्हें ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। इन लोगों को तुम चाहिए। इसके बाप के अल्फ़ाज़ थे जो अंशाल के कानों में बार-बार गूंज रहे थे। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कैसे? वो मासूमियत से सवाल पूछ रही थी। वो बहुत अच्छी थी, कम से कम अंशाल ये डिज़र्व नहीं करती थी। इसके साथ क्या हो गया? इसलिए तो कहते हैं बेटियों से डर नहीं लगता, इनके नसीब से डर लगता है। वो बाप जानता था कि आज के बाद कभी भी इसकी बेटी इस दुनिया में सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहेगी। कोई इसकी बेटी से कभी शादी नहीं करेगा, इसकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। लेकिन इनके बेटे ने जो गुनाह किया, इसका ख़मियाज़ा भुगतने के लिए इन्हें भी अपनी इज़्ज़त दागदार करनी पड़ रही थी। तुम कमरे में जाओ। अम्मा की बात पर वो बिना कुछ कहे वापस कमरे में जाकर गायब हो गई। आज की रात गाँव वालों पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। सारे गाँव में एक अजीब-सा सुकूत छाया हुआ था। तमाम औरतें घरों में बंद थीं और तमाम गाँव वालों ने डरते हुए अपनी बेटियों को कमरों में बंद कर रखा था। वो अपनी बेटियों, औरतों को घर से निकलने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि गाँव के इस माहौल में वो सब लोग एकदम से घबरा गए थे। इसके बाप ने जो कहा था, वो सुनने के बाद किसी ने ग़ज़ान की रूह को झंझोर कर रख दिया। वो कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ तो इसकी 12 साला बहन ज़ैनब दवाइयों के ज़ेरे असर सो रही थी। इसके चेहरे पर अब भी चोट के निशान थे। वो इस हादसे से इतनी ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई थी कि शायद सारी ज़िंदगी इस हादसे से बाहर ना निकल पाती। वो कदम-कदम चलता इसके पास बेड पर बैठा और धीरे से इसके सर पे हाथ रखा था। फिर इसके बालों में उँगलियाँ चलाने लगा। कानों में उस्मान साहब के अल्फ़ाज़ गूंज रहे थे। मेरा दिल चाहता है मैं इस शख़्स को जान से मार दूँ, लेकिन नहीं, मैं इस ख़ानदान को भी वही तकलीफ़ देना चाहता हूँ जो इस ख़ानदान के लोगों ने हमें दी है। आज की रात तुम जाओगे और इनकी बेटी के साथ भी वही करोगे जो इसने तुम्हारी बहन के साथ किया। इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त से लिया है जाएगा। ग़ज़ान का दिल चाह रहा था वो कहीं गायब हो जाए। अपनी बहन की तकलीफ़ देखते हुए इसके अंदर गैरत और खून का उबाल बहुत तेज़ हुआ था। वो इसके बालों में हाथ फेर रहा था। जब वो नींद में हल्का-सा कसमसाई थी, इसके चेहरे पर अचानक ही डर के तासुरात आए थे। भाई बचाएँ भाई! वो नींद में भी खौफ़ज़दा हुई थी और किसी ने ग़ज़ान के सीने में खंजर घोंपा था। इसकी आँखें खतरनाक हद तक सुर पड़ रही थीं। अचानक ही रगों में खून का उबाल इतना तेज़ हुआ जैसे तूफ़ान उठने वाला हो।
इसे झुकते हुए अपनी बहन के माथे पर लब रखे, तुम्हारा भाई तुम्हारा बदला लेगा। ये मेरा तुमसे वादा है, मैं इस खानदान को तबाह कर दूंगा, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, इन्हें भी वही तकलीफ दूंगा जो तुम्हें तकलीफ दी गई है। सख्ती से एक एक लफ्ज कहते हुए वो उठा था और अब वो इस कमरे से निकलते हुए घर से ही निकल गया था। ज़ैनब पर ज़ुल्म हुआ था तो क्या वही ज़ुल्म अब एक दूसरी ज़ैनब पर भी होगा? रात का अंधेरा हर सू फैल गया था, गलियां सुनसान थीं। ऐसा लगता था जैसे इस गांव में कोई आबाद ही ना हो। इसके कदम फहमीद साहब के घर के बाहर आकर रुके थे। दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद ही फहमीद साहब ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने उस्मान साहब के बेटे गजान को खड़े देखते हुए इस बाप के सीने में खंजर पेवस्त हुआ था। तो वक्त आ गया था इज्जत देने का। इसके चेहरे पर खतरनाक हद तक गुस्सा था, फिर भी तासुरात सपाट रखे थे। वो बिना कुछ कहे साइड पर हो गए। वो इनके सहन में दाखिल हो चुका था। जिरगे का हुक्म था, सारे गांव वालों को मानना था और जिरगे के हुक्म पर कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। ये इस गांव का उसूल था। आसिया बेगम ने अपनी हिस्ट्रियां काबू करने के लिए अपने मुंह पर दुपट्टा रख लिया। वो इस घर का जायजा ले रहा था। सामने ही एक कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था जहां से अंशाल का नीम रुख नजर आ रहा था, जो स्टडी टेबल पर झुकी कुछ कर रही थी। शायद डायरी पर कुछ लफ्ज घसीट रही थी। इसने एक नज़र फहमीद साहब पर डाली जो शर्मिंदगी से चेहरा झुकाए थे। कितने ही आंसू इस बाप की आंखों से निकले थे और चेहरे पर फिसलते गए। आसिया बेगम वही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई थी। एक कयामत थी जो इस घर में आने वाली थी। वो बिना इन दोनों पर दूसरी नजर डाले सीधा अंशाल के कमरे में दाखिल हुआ। वो इसकी मौजूदगी से बेनियाज अब भी डायरी पर कुछ कह रही थी। आसिया बेगम ने एक आखिरी बार अपनी बेटी का चेहरा देख लेना चाहा। वो दरवाज़ा बंद कर रहा था। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर एक पल के लिए अंचाल उछल कर खड़ी हुई। उसने बेयकीनी से पीछे देखा तो पीछे कोई 24 साला नौजवान खड़ा था। काली आँखें, चेहरे पर हल्की सी बेट, काले बाल, कसरती सीना, इसके मज़बूत पैमाना बाजू। वो जो कोई भी था बहुत खूबसूरत था। इंशाल बेयकीनी से इसे कमरे में देख रही थी। वो हैरान थी, बेयकीन थी कि कोई मर्द इसके कमरे में क्या कर रहा है। इसने बेयकीनी से दरवाजे को देखा, जो वो अंदर से लॉक कर चुका था। इस मासूम का दिल उछल कर हलक में आया। वो कदम-कदम चलता इसके पास आया। अंशाल ने यहाँ से कहीं गायब हो जाना चाहा। इसे मुँह खोलकर कुछ पुकारना चाहा। अब्बा! इसके मुँह से इतना ही निकला था। यकीनन किसी गैर मर्द को अपने कमरे में देखते वो खौफ़ज़दा हुई थी। इसकी आवाज़ इतनी ऊँची थी कि कमरे के बाहर मौजूद इसके दोनों वालिदैन ने सुनी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे। इसके बाद एक चीख थी जो इंशाल के लबों से निकली थी। फिर मुकम्मल सुकूत छा गया था। कितनी ज़िल्लत का मकाम था इस वालिद के लिए जिसकी आँखों के सामने इसकी बेटी को तकलीफ़ दी जा रही थी। लेकिन यही इंसाफ़ था इस गाँव का, इस इलाके का, इस लड़की के बाप और भाई का, जिसकी इज़्ज़त इसके बेटे ने तार-तार कर दी थी। सारे गाँव में इनकी कितनी बदनामी हुई थी, ये सिर्फ़ उस्मान साहब का ख़ानदान ही जानता था। और इस वक़्त सब तहमीद साहब के ख़ानदान को बुरा-भला कह रहे थे। इस बाप और इस माँ की तरबियत पर उँगलियाँ उठाई जा रही थीं। इन दोनों माँ-बाप के दिल से तकलीफ़ बंद होने के दर पर थे। वक़्त सिरक रहा था, कुछ घंटों बाद दरवाज़ा खुला और वो कमीज़ के बटन बंद करने के बाद अपनी शाल गले में डालता हुआ कमरे से बाहर निकला और बिन इन वालिदैन पर नज़र डाले इस घर से बाहर निकल आया। इसके बाप ने सिर्फ़ एक नज़र कमरे में देखा, जहाँ वो ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। सारे बाल बिखरे पड़े थे, वो खाली-खाली निगाहों से आसमान को देख रही थी। इसकी आँखों से आँसू बह रहे थे, होठ के किनारे से खून निकल रहा था। एक मासूम ज़ैनब को तबाह कर गया था। इसके बदले में एक दूसरी मासूम की ज़िंदगी हमेशा के लिए छीन ली गई थी। ये दस्तूर सालों से चलता आ रहा था। कभी किसी मर्द के कातिल होने की सूरत में इस घर की औरत को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता था और आज इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त गई थी। 4 साल बाद इनके हाथ में एक तस्वीर थी और वो इस तस्वीर पर मोहब्बत से हाथ फेर रही थी। 4 साल गुज़र गए थे अपनी बेटी को देखे हुए। इन्होंने इसे खुद से दूर कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे अब इनकी बेटी इस गाँव में रह नहीं सकेगी, क्योंकि हर दूसरा शख्स इसे ताना देगा। इसलिए उन्होंने 4 साल पहले ही अंशाल को खुद से दूर कर दिया था। फहमीद साहब घर में दाखिल हुए तो एक नज़र आसिया बेगम पर डाली जो अंशाल की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बहुत ज़्यादा गमगीन नज़र आ रही थी। वो इनके पास आकर बैठे, इनके हाथ से अंशाल की तस्वीर पकड़ी थी। क्या रहमत ज़हमत बन जाया करती है? वो हैरानी से अपने आप से सवाल पूछ रहे थे कि आसिया बेगम मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। वो कैसी होगी? इन्होंने एक नज़र फहमीद साहब को देखा। ठीक होगी, कम से कम इस गाँव में रहने से वो कभी ठीक नहीं रह सकती थी। इसका वहीं रहना बेहतर है। बस तुम भूल जाओ कि हमारी कोई बेटी भी थी।
उन्होंने बेतासुर लहजे के साथ कहा था कि आसिया बेगम के दिल को हौल पड़े थे। मैं माँ हूँ, मैंने इसे जन्म दिया है। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी कोई बेटी नहीं? तकलीफ-ज़दा लहजे के साथ सवाल पूछा गया। तहमीद साहब के चेहरे पर एक तंज़िया मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। जिस तरह ये भूल चुकी हो कि तुम्हारा कोई बेटा भी है, भूल जाओ कि तुम्हारी कोई औलाद थी। एक ने गुनाह किया, दूसरे ने इस गुनाह का खमियाज़ा भुगता, दोनों तबाह हो गए। इसकी आँखों से आँसू बहते, गालों पर फिसलते। आसिया बेगम तल्खी से मुस्कुराई थी और वो ख़ानदान तो इस गाँव से सालों पहले चले गए। न जाने वो कहाँ होंगे? वो साथ होंगे, इनका बेटा-बेटी और वालिदैन। और हमने क्या पाया? बेटी भी दूर और बेटा, वो ख़ामोश हो गईं, एकदम ख़ामोश। फ़हमीद साहब की आँखों की सुर्ख़ी तेज़ हुई थी। इससे पहले वो कोई और बात करते, अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। वो दरवाज़े पर आए, दरवाज़ा खोला तो सामने 27 साला फ़हद खड़ा था। इसकी आँखों में नदामत थी। किसी ने फ़हमीद साहब का कलेजा मुट्ठी में दबोचा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की? वो चीख पड़े थे। आसिया बेगम की ममता तड़पी थी। वो उठी और कदम-कदम चलती हुई दरवाज़े तक। अब्बा, अम्मा मुझे माफ़ कर दें। मैं जानता हूँ मेरी गलती थी। 4 साल बहुत होते हैं। आप लोग तो मुझे घर में दाख़िल भी नहीं होने दे रहे। बस कर दें, मेरी गलती थी, माफ़ी माँग तो रहा हूँ। बेबसी से कहते हुए इसने माँ को देखा था। फ़हमीद साहब का दिल चाहा इसका मुँह तोड़ दें। तुमने गलती नहीं की फ़हद, तुमने गुनाह किया है। इस गुनाह का कफ़ारा मेरी बेटी ने भुगता है। निकल जाओ मेरे घर से। तुम मेरे लिए इसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने इस गाँव की एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी तबाह की थी। काश मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकता, लेकिन नहीं। बस दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हमीद साहब सारे सब तोड़ते हुए चीखे थे। आसपास के लोग जो गली में खड़े थे वो जमा होने लगे थे। वैसे भी गाँव जैसे इलाकों में तो लम्हों में ही महल्लेदार जमा हो जाया करते हैं। बस कर दें अब्बा, क्या हो गया है? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आपके बुढ़ापे का सहारा, आपकी ज़बान पर आज भी इस लड़की का नाम है। अरे बेटियाँ इसीलिए तो होती हैं, मैं अपने मर्दों के बोझ कम करने के लिए। इसकी ज़बान आज भी अंछाल के लिए ज़हर उगल रही थी और इससे ज़्यादा बर्दाश्त हमीद साहब में नहीं थी। उनका हाथ उठा था और एक थप्पड़ था जो उन्होंने फ़हद के चेहरे पर दे मारा था। जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाए कि वो तुम्हारी बहन थी, कोई ज़र ख़रीद गुलाम नहीं, इस दिन वापस आना और माफ़ी माँगना। पहले अपनी बहन की कदर करना सीख कर आओ, फिर करूँगा माफ़। इतना कहते साथ इसके मुँह पर ही दरवाज़ा बंद कर चुके थे और आसिया बेगम वहीं दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। वो एक बार फिर फूट-फूट कर रो पड़ी थी। एक गम था जो जा नहीं रहा था और एक वो गम था जो इनके कलेजे पर मूँग डलने के लिए बैठा था। जिसे बेयकीनी से चेहरे पर हाथ रखे ज़िल्लत के एहसास से सारे मोहल्ले में नज़रें घुमा कर देखा था, जहाँ सारे इसे निहायत नफ़रत से घूर रहे थे। इसकी आँखों में गुस्से का उबाल तेज़ हुआ था। बिना कुछ कहे वो गाँव से बाहर निकल आया था। अंदर वो माँ कमरे में बैठी अपने बच्चों की तस्वीरों को सीने से लगाकर रो रही थी। 4 सालों से वो दोनों औलादों से दूर थे। एक नामुकम्मल सा एहसास था जो इन दोनों के दिलों में जगह बना चुका था। अब तो इनका ये आंगन वीरान हो गया था, जहाँ कभी वो चलती-फिरती इनको नज़र आती थी। अगर हम इस गाँव से कुछ 100 मील दूर नज़र दौड़ाएँ तो ये इस गाँव से काफ़ी घंटों की मुसाफ़त पर एक शहर था, जिसे आम ज़बान में लाहौर कहा जाता था। लाहौर के शहर में सूरज अपने चौगन पर खड़ा था। वो दोनों तेज़ कदमों से चलती हुई यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रही। सारा तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी असाइनमेंट कितने घंटे ज़ाया कर दिए। जवेरिया इसके रजिस्टर मारते हुए गुस्से से फट पड़ी तो मुस्कुरा दी। तुम जानती हो कि मुझे अपनी असाइनमेंट बेस्ट देनी होती, बेशक इसके लिए 4 घंटे ही लग जाएँ। इसने कंधे उचकाए। यार वो देख, हो रही मारिया, ये लड़की तो बहुत परेशान करती है। चल इसे बात करते हैं, मुझे इसके लिए वो साइंस के नोट्स चाहिए जो कमाल के नोट्स बनाए हैं। यार मैं तो इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकी। वो जल्दी से इसका हाथ पकड़ते हुए मारिया की जानिब आ गई। क्या हो गया है जवेरिया, आराम से। और वैसे भी वो नोट इसने बनाए थे, इसके ताया ज़ात ने बनाए थे। वो तुम्हें कल भी बता चुकी है। अंशाल ने हाथ के इशारे से वजाहत दी तो जवेरिया ने बड़े-बड़े बुरे-बुरे मुँह बनाए। उफ़ अंशाल, मैं तुम्हारा क्या करूँ? इंसान को इतना भी सच्चा नहीं होना चाहिए। इसकी बात पर कुछ पलों के लिए अंशाल की मुस्कुराहट गायब हुई थी। वो दोनों मारिया के पास आकर खड़ी हुई। मारिया उनकी क्लास फेलो थी। अंशाल लाहौर की इस यूनिवर्सिटी के साथ मौजूद हॉस्टल में रहती थी। गर्ल्स हॉस्टल के इस कमरे में जवेरिया इसकी रूममेट थी। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। एफएससी करने के बाद इस वक्त वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। हेलो मारिया, कैसी हो? जवेरिया ने मुस्कुराते हुए मारिया को मुखातिब किया था। मारिया भी जवाबन मुस्कुराई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो?
इसने अंशाल को देखा जो कहीं खो सी गई थी। एक अजीब-सा एहसास था जो अंशाल के अंदर बाहर उतरा। इसने चेहरा पलट कर देखा, बिल्कुल जैसे इसने 4 साल पहले इस कमरे की चारदीवारी में चेहरा पलट कर देखा था, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका दिल बता रहा था कि वो यहीं कहीं है। वो आस-पास हैरानी से देख रही थी जब जवेरिया ने उसका कंधा हिलाया। वो अचानक हड़बड़ाकर होश में आई। हाँ, क्या हुआ? वो इन दोनों को बेयकीनी से देख रही थी। कहाँ खो गई हो? तुम्हें मारिया से कुछ बात करनी थी। ज़वेरिया ने उसे आँखें दिखाईं कि इसने नोट्स माँगो तो अनचाल दाँत पीस कर रह गई। एक तो इस लड़की का क्या करें? हाँ, वो मारिया तुमने जो कल नोट्स सिखाए थे साइंस के मुझे काफ़ी अच्छे लगे। क्या मैं एक दिन के लिए तुमसे ले सकती हूँ? इसने ज़वेरिया को घूरते हुए नोट्स माँगे थे और मारिया मुस्कुरा दी। बिल्कुल, क्यों नहीं? अच्छा वैसे वो नोट्स बनाए किसने थे? अचानक ज़वेरिया को उसकी किसी तायाज़ाद की याद आई। वो मेरे ताई के बेटे ने बनाई थी। उन्होंने इस सब्जेक्ट से मास्टर किया है, सो इनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है। वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं और मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। इसके लहजे में अपने इस भाई के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अच्छी बात है। जवेरिया भी मुस्कुरा पड़ी और आहिस्ता से अंशाल के कान के पास झुकी। लगता है इसके भाई से मिलना ही पड़ेगा। इसके लहजे की मुस्कुराहट और शरारत अंशाल महसूस कर गई थी। एक बार फिर इसका दिल धड़कना भूला था। इसका दिल इसे सिग्नल दे रहा था कि वो आसपास ही है। वो खौफज़दा हुई थी। इतने में इन तीनों के पास एक कार आकर रुकी। मारिया की नज़र जैसे ही कार तक गई, वो खुलकर मुस्कुराई। लो भाई आ गए, आओ तुम लोगों भी अपने भाई से मिलवाती हूँ। वो इन दोनों को कहती हुई कार की जानिब बढ़ी थी। अंशाल ने अपने दिल पर हाथ रखे खुद को डाँटने की कोशिश की कि कैसे आखिर ऐसा एहसास हो रहा है। लेकिन वो जानती थी कुछ नामुकम्मल सा एहसास है जो इन 4 सालों में से होता ही रहता है। वो दरवाज़ा खोले बाहर निकल रहा था, अंशाल वहीं खड़ी थी। तो मारिया इसके पास आई। अंशाल कहाँ खो गई? मारिया के कंधे हिलाने पर वो होश में आई। जवेरिया तो पहले ही इसके कज़न को देखने में मसरूफ़ हो गई। वो बहुत खूबसूरत था, जवेरिया तो अगले ही पल इस पर लट्टू हो गई। वाह! इतना हैंडसम कज़न कहीं हमें मिल जाए, तो हमारे तो वारे न्यारे ही हो जाएँ। वो बड़बड़ा कर रह गई, तब तक अंशाल और मारिया भी पास आ चुकी थीं। फज़ान भाई, ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये अंशाल है और ये जवेरिया। जैसे ही इन दोनों की नज़रें टकराईं, दोनों साकत रह गए। अंशाल की आँखों की पुतलियाँ नाक़ाबिले हद तक फैली हुई थीं। पूरे 4 साल बाद वो सामने आया था। फ़ज़ान अगले ही पल इसे पहचान चुका था। एक पल के लिए आँखों के सामने 4 साल पुरानी अंशाल का हुलिया घूमा था। स्टडी टेबल पर बैठी अपनी डायरी पर कुछ लिख रही थी। इसके सारे लंबे काले बाल बिखरे पड़े थे। इसका दुपट्टा गले में था। अगले ही पल ग़ज़ान ने सर झटकते हुए इस रात से निकल जाना चाहा। अंशाल के दिल की धड़कन रुक गई थी। आँखों के सामने 4 साल पुराना मंज़र नुमाया हुआ। वो इस शख़्स को भूल जाना चाहती थी, लेकिन ये शख़्स इसकी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी इस तरह से शामिल हुआ था कि अंशाल की रूह तड़पा गया था। वो नफ़ी में सर हिलाती हुई कदम पीछे ले रही थी। वो खौफ, वो डर आज भी इसकी ज़िंदगी में कहीं मौजूद। अंशाल, क्या हुआ? जवेरिया की आवाज़ से वो होश में आई थी। कुछ नहीं, इसने बहुत मुश्किल से अपना चेहरा झुकाते अपने आँसू साफ़ किए। सो आप हैं मारिया के कज़न? जवेरिया मुस्कुराहट के संग बोली तो अगले ही लम्हे इसने अपना हाथ गुज़ान के सामने। मुझे जवेरिया कहते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एक अदा से अपने बाल झटकती हुई मुस्कुराई थी। इंशाल के सर में धमाके हो रहे थे। आखिर वो वक़्त दोबारा इसकी ज़िंदगी में आ गया था। वो जवेरिया को नहीं दिख रहा था। वो इसके पीछे खड़ी अंचाल को देख रहा था, जिसकी आँखों से बहुत तेज़ी से आँसू बह रहे थे। वो अपने आँसू बार-बार साफ़ कर रही थी और मारिया मुस्कुराकर जवेरिया और ग़ज़ान की तरफ मुतवज्जह थी। कोई भी इसके आँसू ना देख पाया सिवाय ग़ज़ान के। ग़ज़ान की आँखें बेतासुर ही रहीं, जैसे इसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। इसकी भला से भाड़ में जाए। चलें मारिया। बिना ज़वेरिया की बातों पर कान धरे वो मारिया की तरफ मुतवज्जह हुआ था, जो मुस्कुराकर जज़्बात में सर हिलाती हुई इन दोनों को अल्लाह हाफ़िज़ कहती गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। वो इसे पिक करने के लिए ही यूनिवर्सिटी आया था। इसने सिर्फ़ एक नज़र इंशाल को देखा था, जो अब मुस्कुरा रही थी। इसके चेहरे पर जैसे अजीब-सी मुस्कुराहट थी, एक तकलीफ़-ज़दा मुस्कुराहट जैसे कह रही हो, मुझे बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? शायद काज़ियान को उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की लाहौर में होगी और वो कभी इससे दोबारा मिलेगा। गाड़ी आगे बढ़ गई, जवेरिया बदमज़ा हुई। हाय अल्लाह! इसके कज़न में कितनी अकड़ है। दाँत पर दाँत जमाते हुए वो गुस्से से कहती हुई अंशाल के पास आई। चलो कैंटीन में चलते हैं। आज का तो सारा दिन ही खराब हो गया है। लेकिन अंशाल कहीं गई हुई थी। अंशाल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इसने अंशाल का कंधा हिलाया था। यार ये क्या तुम हर वक़्त कहीं न कहीं खो ही जाती हो? क्या कोई मजनू है जिसकी अदम से वाबस्ता रहती हो?
वो जैसे झुंझला गई थी, अंशाल ने बिना कुछ कहे इसका हाथ अपने कंधे से दूर। मेरे सर में शदीद तकलीफ़ हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। तुम आज की क्लासेस ले लेना, मेरा सर दर्द से फट रहा है। वो बड़बड़ाती हुई पलटी थी और बिना जवेरिया की कोई बात सुने वो हॉस्टल की जाने चल पड़ी। जो जवेरिया पीछे से अरे अरे करती ही रह गई। न जाने इसको क्या हो जाता है। वैसे यार इसका गगन कितना हैंडसम था, लेकिन लगता है इसकी काफ़ी ऊँची नाक है। मर जाने तक हाथ नहीं मिलाया। इसे एक और सदमा लग गया था, फिर वो सर झटकते हुए कैंटीन की जानिब चल पड़ी। वो कमरे में दाखिल हुई, सारा कमरा खाली था, इसने दरवाज़ा लॉक किया। फिर वहीं ज़मीन पर बैठी थी वो, अब वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। न जाने क्यों इसे सुकून मिल रहा था। पूरे 4 साल बाद वो आँखों के सामने आया था, लेकिन वो हँस क्यों रही थी, वो मुस्कुरा क्यों रही थी? इसे तो रोना चाहिए था, फूट-फूट कर रोना चाहिए था। और फिर वो वाक़ई फूट-फूट कर रो पड़ी थी, अंदर-बाहर तकलीफ़ ही तकलीफ़ थी। वो दोनों आगे-पीछे घर में दाखिल हुए तो सारे घर में ज़ैनब की खिलखिलाहट गूंज रही थी। न जाने वो किस बात पर ज़ैन को हराती है, खुद खिलखिलाकर हँस रही थी। ग़ज़ान ने एक नज़र ज़ैनब को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इन्हें पूरे 4 साल लगे थे ज़ैनब को इस हादसे से बाहर निकालने में, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ ज़ैन का था। ज़ैन इसका चचा का बेटा था, 22 साला ज़ैन, जो ज़ैनब से 6 साल बड़ा था। जैसे ही उसे पता चला कि ज़ैनब के साथ ये सब कुछ हुआ है, इसके बाद इसने सोच लिया था कि वो ज़ैनब की तरह हँसने और बोलने के लिए उकसाएगा, क्योंकि ज़ैनब खामोश हो गई थी और वो वाक़ई इसने ज़ैनब को इतना पुरसुकून माहौल दिया था कि ज़ैनब आहिस्ता-आहिस्ता इस गम से बाहर निकलती गई। 1 साल पहले ही इन लोगों ने ज़ैन की फ़रमाइश पर ही ज़ैनब और ज़ैन का निकाह करा दिया था। वैसे भी इस हादसे के बाद इन लोगों की गाँव में बहुत बदनामी हो गई थी, इसलिए वो गाँव छोड़कर हमेशा के लिए लाहौर शिफ्ट हो गए थे। यहाँ इसके चचा का घर था, वो दोनों फैमिलीज़ यहीं रहती थी। रज़ान, जो अपनी सोचों में उलझा हुआ था, अचानक ज़ैनब इसके पास आते इसके सीने से लग गई। देखिए भाई, आज मैंने ज़ैन को हरा दिया। वो बहुत खुश हो रही थी। ज़ैन भी इसके पीछे आकर ही खड़ा था। तुमसे हारना अच्छा लगता है, इसलिए हार जाता हूँ। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। ज़ैन इसकी तरफ देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। इन दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत थी। ज़ैन वाक़ई ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करता था और इसने कहा था कि इसे ज़ैनब की माज़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे तो ज़ैनब बचपन से ही पसंद थी। इसने तो साफ कह दिया था कि बस वो शादी करेगा तो सिर्फ़ ज़ैनब से, लेकिन फ़िलहाल इन दोनों का निकाह कर दिया गया था और शादी जब ज़ैनब बड़ी हो जाती तब करने के बारे में तय हुआ था। ज़ैन खुद ही चाहता था पहले वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले, इसके बाद वो लोग शादी करेंगे। इसकी तो बहन तो दोबारा ज़िंदगी जीने लगी थी, लेकिन इसकी आँखों के सामने एक पल के लिए अंशाल का चेहरा घूमा था। इस सारे मामलात में इसका कोई कसूर नहीं था। इसके भाई ने जो किया इसकी सज़ा अंशाल ने भुगती। इसने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि वो भी दूसरा फ़हद बन गया था? इसे कम से कम कुछ ऐसा करना चाहिए था। इसकी आँखों के सामने आज दोपहर का मंज़र नुमाया हुआ, वो कितनी बेयकीनी से ग़ज़ान को देख रही थी। इसकी आँखों में तकलीफ़ थी, जैसे कह रही हो कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जैसी अज़ियत ज़ैनब ने बर्दाश्त की, क्या इसने भी वैसी ही अज़ियत बर्दाश्त की होगी? आखिर ग़ज़ान ये क्यों भूल गया कि वो भी तो एक ज़ैनब ही थी? वो कमरे में दाख़िल हुआ, सारी रात इस बारे में सोचता रहा। इसकी आँखों के सामने एक पल के लिए वो लम्हा घूमा था जब वो 4 साल पहले इसके कमरे में दाख़िल हुआ। स्टडी टेबल पर वो झुकी कुछ लिख रही थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो कुर्सी से उछल कर खड़ी हुई थी। फिर बेयकीनी से पलट कर किसी गैर मर्द को अपने कमरे में देखा। फ़ज़ान को आज भी इसका वो खूबसूरत चेहरा याद था। 16 साला अंशाल खूबसूरती की मिसाल थी। कितने ही पहर फ़ज़ान इसके हुस्न में खो गया। वो इतनी खूबसूरत और नाज़ुक जैसी मोम की गुड़िया थी कि कोई इसे तकलीफ़ देने से पहले हज़ार बार सोचेगा। लेकिन जैसे ही इसके लबों से अब्बा निकला था, अचानक ही फ़ज़ान का सारा ज़हर टूट गया था। वो आगे बढ़ा था, फिर इसका हाथ उठा था। एक पल से पहले वो माज़ी से बाहर निकल आया था। इसकी आँखों में शायद कोई नमी झलकी थी। आखिर इसे तकलीफ़ क्यों हो रही थी? वो तकलीफ़ 4 साल पहले गुज़री रात की तकलीफ़ थी। आज दोपहर में अंशाल की आँखों में आँसू देख कर हुई थी। अंशाल इसके चाचा की बेटी मारिया की दोस्त थी। इसे उम्मीद नहीं थी अंशाल यहाँ होगी। लाहौर पर अगला दिन उतर चुका था। वो सारे नाश्ता किए अपने-अपने कामों पर जाने के लिए तैयार थे। जब उस्मान साहब ने सबको मुखातिब किया, मैं सोच रहा हूँ कि अब मारिया और फ़ज़ान की मंगनी की रस्म कर देते हैं। वैसे भी घर की बच्ची है, मैं नहीं चाहता कि हमारी बच्ची कहीं बाहर जाए। मैं तो अपनी बच्ची को बहू बनाना चाहता हूँ। इनकी बात सुनते कितने ही पहर मारिया साकित रह गई और ग़ज़ान भी खामोश हो गया।
मारिया वैसे तो इसे भाई समझती थी, लेकिन इसने कभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं था। वो वाक़ई खूबसूरत था, इससे शादी करने में कोई हर्ज नहीं था। अब्बा हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचा। फरज़ान ने सख्ती से कहा था, तो ये बात यहीं ख़त्म होगी। कुछ दिन मज़ीद गुज़र गए। वो यूनिवर्सिटी आई थी और आज वो बहुत खुश थी। आँखों के सामने बार-बार ग़ज़ान का चेहरा आ रहा था। क्या वाक़ई इसकी और ग़ज़ान की शादी हो जाएगी? हाँ, ये सच था, इसने ग़ज़ान को भाई समझा था, लेकिन वो कौन-सा इसका सगा भाई था? इन दोनों की शादी हो सकती थी। ऐसी कोई कबाहत तो नहीं थी। मारिया की मुस्कुराहट जवेरिया को कोई सिग्नल दे रही थी। अंशाल तो आज भी कहीं खोई हुई सी थी। क्या बात है? खैर है, तुम मुस्कुरा रही हो? जवेरिया ने उसे ठहाका मारते पूछा। वो तीनों इस वक्त ग्राउंड में बैठी हुई थी। बस बात ही ऐसी है, मैं बहुत खुश हूँ। मारिया मुस्कुराई थी तो जवेरिया की आंखें चमकी। क्या बात है? खैर तो है? इसने आँख दबाकर पूछा था कि मारिया अगले ही पल शर्म से चेहरा झुका। अरे वाह यार! ये तो ब्लश कर रही है। इसने अंशाल का टहोका मारा तो अंशाल अपनी सोचों से बाहर निकली और सब कुछ समझने की कोशिश करने लगी। अच्छा, लेकिन ये ब्लश क्यों कर रही है? अंशाल ने गायब दिमागी से सवाल पूछा। यही तो बताएगी। जवेरिया ने इसे आंखें दिखाते हुए पूछा था। चलो बताओ क्या बात है? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। यार नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन जवेरिया समझ गई थी। कोई बात तो है। हाँ, तुम ऐसे जान नहीं छुपा सकती। तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि क्या बात है। जवेरिया इसकी इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ने वाली थी, और वो दोनों ही जवेरिया की इस आदत से वाकिफ़ थीं। "वो मेरी मंगनी हो रही है।" इतना कहते साथ ही वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। अंचाल ने हैरत से इसे देखा था, जबकि जवेरिया के लबों से बाकायदा चीख निकली थी। "क्या?" इसने हैरत का धचका लगाया। "तुम छुपी रुस्तम, हमें बताया तक नहीं?" वो इसका बाजू पकड़े इसे हल्का-सा मरोड़ते हुए गुस्से से पूछ रही थी, कि अगले ही पल मारिया ने अपना बाजू छुड़ाया। "पागल तो नहीं हो गई मोटी भैंस?" इसने जल्दी से जवेरिया को घूर कर कहा था। वो अक्सर इसे गुस्से में मोटी भैंस कहती थी कि जवेरिया क्लस कर रह गई। "खैर ये बताओ किससे मंगनी हुई है?" वो सारा गुस्सा छोड़ती हुई एक्साइटेड हुई थी कि मारिया अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। "अरे वाह! लड़की तो कुछ ज़्यादा ही शर्मीली है। अब बता भी दो किससे हो रही है?" ज़ुबैरिया ने सख्ती से पूछा था। "मेरे ताया-जात हैं ना फ़ज़ान, इनसे।" इसके अल्फ़ाज़ थे कि पिघला हुआ शीशा जो अंशाल के कानों में उतरा था। इसने बेयकीनी से चेहरा मोड़े मारिया को देखा। "हैं? कब? ये कब कैसे हुआ?" ज़ुबैरिया को सदमा लग गया था। इतना हैंडसम लड़का हाथ आते-आते रह गया। वो ताया ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो चाहते हैं कि मैं इनकी बहू बन जाऊँ, लेकिन तब अज़ान ने बात को तोल नहीं दी थी। कल रात ही तायाबा ने एक बार फिर इनसे बात की, इन्होंने हाँ कर दी। इनकी ख़्वाहिश है कि हमारा निकाह हमारे आबाई गाँव में हो, इसलिए हम अगले हफ़्ते ही गाँव जा रहे हैं। हमारा निकाह होगा और रुख़सती मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद। वो मुस्कुराते हुए बता रही थी, लेकिन अंशाल के सर में धमाके हो रहे थे। किसी ने कलेजे में हाथ मारा था। इसके दिल को कुछ हुआ था। पूरे 4 सालों बाद वो जिस शख़्स से पागलों की हद तक इश्क करती आई थी, आज वो किसी और का हो रहा था। वो अगले ही पल उठी थी। "तुम्हें क्या हुआ?" जवेरिया ने हैरानी से पूछा। "कुछ नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया है। तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ।" वो बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाती हुई ग्राउंड से बाहर निकल आई थी। वो हॉस्टल की जानिब जा रही थी, आँखों से आँसू झा रहे थे। अचानक इसके सामने ग़ज़ान की गाड़ी आई। इसने बहुत मुश्किल से गाड़ी को ब्रेक मारी थी, वरना अंशाल इसकी गाड़ी के नीचे आती-आती रह जाती। अंशाल तो अब भी रोने में मसरूफ़ थी। वो गाड़ी से बाहर निकला। अंशाल जैसे होश में आई, अगले ही पल वो सड़क से एक साइड पर हो गई। ग़ज़ान ने इसका चेहरा देखा, इसकी रोई आँखें वो देख सकता था। बेसाख्ता ग़ज़ान के दिल को कुछ हुआ था। वो पूछना चाहता था कि वो रो क्यों रही है, लेकिन पूछ ना पाया। किसी ख़ास एहसास के तहत अंशाल की नज़रें ऊपर उठी थीं और अपने सामने ग़ज़ान को देखते हुए इसकी तकलीफ़ कम होने लगी। वो कदम-कदम चलती इसके पास आई। ग़ज़ान साँस रोके इसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। जैसे वक़्त थम सा गया हो, वो इस रात माज़ी में पहुँच गया था। वो इसके सामने कमरे में खड़ा था और वो खौफ़ज़दा सी होती अब्बा को पुकारने के बाद चीखी थी। अगले ही पल क़ज़ान के हाथों ने इसके होठों तक आया और इसने अंशाल के लबों पर सख्ती से हाथ रखते इसे किसी भी किस्म की आवाज़ निकालने से रोका था। इसकी आँखें खतरनाक हद तक सुर्ख़ थीं। अंशाल साँस रोके इसे अपने इतने करीब देख रही। "अगर तुम्हारी आवाज़ निकली तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि अगली साँस नहीं ले पाओगी।" वो इसके कान के पास झुकते हुए आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी कर गया कि अंशाल सर से लेकर पैर तक काँप गई। सुकून से जाकर वहाँ बैठ जाओ, और अगर अब तुम्हारी साँस लेने की आवाज़ भी मेरे कानों तक आई तो बहुत बुरा पेश आऊँगा।
एक और धमकी दी कि अंशाल अगले ही पल इससे दूर हुई और सोफ़े पर जाकर बैठ गई। वो खौफज़दा सी सुकड़ी सिमटी बैठी थी और वो गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहा था। वो घर से इसी नियत से आया था कि वो फ़हद की बहन को छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिर अपनी बहन की तकलीफ़ से वो तड़प गया था। वो कभी भी किसी भी दूसरी लड़की को वो तकलीफ़ नहीं देना चाहता था जो इसकी बहन ने सही दी। बेशक जिरगे ने फ़ैसला किया था कि वो इसकी बहन की इज़्ज़त के साथ वैसे ही खेल सकता है जैसे इसकी बहन की इज़्ज़त के साथ खेला था। लेकिन नहीं, वो भाई था, वो औरतों की इज़्ज़त करनी जानता था, लेकिन फिर भी इसे इस लड़की से नफ़रत महसूस हो रही थी, क्योंकि वो फ़हद की बहन थी। वो डरी-सहमी सोफ़े पर बैठी हुई थी। पूरे 2 घंटे गुज़र गए और 2 घंटे तक बेबसी से कमरे में चक्कर काटता रहा। फिर इसने एक नज़र वॉल क्लॉक को देखा, जहाँ रात मज़ीद गहरी हो गई थी। इसने अपनी शाल गले से उतार कर ज़मीन पर फेंकी, फिर अपनी कमीज़ के बटन खोले और सोफ़े तक आया। सख्ती से अंशाल का बाजू दबोचा। अंशाल की चीख निकलते-निकलते रह गई। अगर किसी को पता चला कि इस कमरे में क्या हुआ था, तुम्हारी जान निकाल दूँगा, समझ रही हो? सख्ती से इसका बाजू पकड़े वो इतनी आहिस्ता आवाज़ में गरजा कि सिर्फ़ अंशाल ही सुन सकी। इसने रोते-रोते जज़्बात में सर हिलाया। वो यकीनन ग़ज़ान के गुस्से से खौफ़ज़दा हो गई। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम वही सबको बताओगी जो मैं कहूँगा। इसके कान में सरगोशी कर रहा था या इसे डरा रहा था? अंशाल अंदाज़न हल्का सकी, वो सारी काँप गई थी। इसकी आँखों में आँसू भर गए। अगले ही पल इसने अंशाल के बालों से वो पिन खींच कर उतारी और ज़मीन पर फेंकी, जिसने इसे बाल से कवर कर रखा। अंशाल के बाल जो पहले ही कमर पर बिखरे थे, वो मज़ीद बिखर गए। अंशाल का बाजू छोड़कर वो 2 कदम पीछे हुआ और इससे पहले अंशाल को सोचती-समझती इसका वज़नी हाथ उठा था और अंशाल के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। इसका हाथ इतना वज़नी था कि अंशाल अपना बैलेंस बरकरार न रख पाई और सीधी ज़मीन पर सोई थी। इसका होंठ फट गया था, चेहरे पर उँगलियों के निशान छप गए थे। अगर तुम्हारी ज़ुबान खुली तो अगली बार तुम्हारी जान लेने आऊँगा। एक और सरगोशी करते हुए ज़मीन से उठा, चादर उठाकर अपने गले में पहनी और शर्ट के बटन बंद करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इसके पास इख्तियार था, लेकिन इसने चाह कर भी अंशाल को तकलीफ नहीं दी। वो ज़मीन पर गिरी थी, बाल बिखरे थे, चेहरे पर थप्पड़ का निशान था। इसके वालिदैन यही समझे थे कि ग़ज़ान अपना बदला लेकर जा चुका है, लेकिन ग़ज़ान ने इस लड़की को दूसरी मासूम ज़ैनब बनने से रोक लिया। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद इसका भाई फ़हद वापस गाँव आया था, लेकिन इसके बाप ने इसे थप्पड़ मारते हुए घर से निकाल दिया और ये कह दिया कि आज से तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं। वो जानते थे कि इनकी अंशाल की इज़्ज़त अब इस गाँव में कोई नहीं रही। गाँव के लोग इनकी बेटी के बारे में बातें कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अंशाल को लाहौर हॉस्टल भेज दिया। वो वहीं पढ़ने लगी और फिर वहीं रहने लगी। 4 साल हो गए थे। वो गाँव नहीं आई थी और अगर गाँव आना चाहती भी तो इसका बाप मना कर देता था। वो नहीं चाहता था कि अंशाल इस ज़िल्लत से गुज़रे जिस ज़िल्लत से वो दोनों माँ-बाप गुज़र रहे थे। वक़्त गुज़रने लगा और इस गुज़रते वक़्त के साथ-साथ अंशाल को एहसास होता गया कि ग़ज़ान ने इस पर एहसान किया था। एक बंद कमरे में इख्तियार होते हुए भी इसे गलत नज़रों से नहीं देखा था, इसे गलीज़ हाथों से नहीं छुआ था। इसने अंशाल की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त की थी। सारा गाँव यही समझ रहा था कि अंशाल की इज़्ज़त जा चुकी है। लेकिन सिर्फ़ वो दोनों जानते थे कि इस कमरे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा खुदा गवाह था कि अंशाल आज भी पाकीज़ा थी और अज़ान की यही नेकी थी जिसने अंशाल के दिल को इसकी तरफ माइल करना शुरू कर दिया था। इन गुज़रे 4 सालों में वो ग़ज़ान से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत तो दूर, शायद इसे इश्क हो गया था। ऐसे मर्द से जिसने बदला लेने की ताकत होने के बावजूद भी बदला नहीं लिया। इसके दिल में ग़ज़ान के लिए बहुत ऊँचा मकाम था और इस दिन ग़ज़ान को अपने सामने देखते हुए वो बेयकीनी से रो पड़ी थी। यकीन ही नहीं हो रहा था खुदा ने इसकी दुआएँ सुन लीं। इसकी मोहब्बत, इसका इश्क इसकी आँखों के सामने था। लेकिन आज जो खबर इसे मारिया ने दी वो इसके असाबों पर बम पर कर पिटी थी। इसने सारी ज़िंदगी सिर्फ़ ऐसे मर्द को सोचा और चाहा था और आज ग़ज़ान किसी और का हो रहा था। वो इसकी तरफ बढ़ रही थी और ग़ज़ान इसे देख रहा था। इसके चेहरे पर अचानक ही सख्ती आई थी और इसके पास आकर रुक गई। तुम क्या मेरे साथ ऐसा? अगर मैं इतनी ही बुरी लगी थी तो फिर उस रात क्यों मुझे छोड़ दिया? काश मुझे तबाह कर दिया होता तो मुझे तकलीफ़ ना होती। बेबसी से फट पड़ी थी, आँसू इसकी आँखों से बहते हुए गालों पर फिसल रहे थे। ग़ज़ान को इसके अल्फ़ाज़ और इसके हुलिये से ज़्यादा इसकी आँखों की तकलीफ़ ने तकलीफ़ पहुँचाई थी। इस रात ने मुझे आपका इसने हाथ से ग़ज़ान की तरफ इशारा किया। आपके लिए पागल कर दिया। मुझे लगता था शायद कभी ज़िंदगी में आप ही वो शख़्स हैं जिसको खुदा ने मेरे लिए भेजा। लेकिन नहीं, आप तो किसी मारिया के हो रहे। क्या मारिया मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है या फिर वो इसलिए अच्छी है किसी फ़ात की बहन नहीं? क्या मुझ में कोई बुराई है?
आप कैसे मुझे नामुकम्मल करके किसी और के साथ मुकम्मल हो सकते हैं? खुदा के वास्ते मुझे मुकम्मल कर दें। वो बेबसी से फरियाद कर रही थी। अज़ान को इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं लग रही थी। अचानक अज़ान अपने नरम कौल से सख्त कौल में आया था। देखो लड़की, अगर मैंने उस रात तुम्हें छोड़ दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर करो। सख्ती से कहते हुए वो वापस गाड़ी में बैठा और बिना आखिरी नज़र इंशाल पर डाले वो गाड़ी बढ़ा ले गया। इंशाल बेयकीनी से वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल गिरी थी। वो जो थोड़ी-सी गाड़ी आगे लेकर गया था, इसने बेयकीनी से साइड मिरर से इससे ज़मीन पर बैठे थे, जो दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट-फूट कर रो पड़ी थी। क्या मोहब्बत इतनी अंधी होती है? क्या इसमें इतनी तकलीफ़ होती है? हसन को यकीन नहीं हो रहा। इसके दिल को कुछ हुआ था, इसके दिल ने चाहा कि वो उठे और जाए और इस लड़की से माफ़ी माँग ले और इनके घर तक गया था। वो इस दहलीज़ को पार करके इस कमरे तक गया था। क्या फ़र्क पड़ता था कि इसने इस लड़की की इज़्ज़त या इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, लेकिन फिर भी सारा गाँव गवाह था कि वो नुकसान पहुँचा चुका है। वो तल्ख़ी से मुस्कुराया था। इसका दिल बार-बार इसे रोक रहा था, लेकिन नहीं, वो रुक नहीं सकता था। वो मारिया को लेने आया था, इसे मारिया को लेकर ही जाना था। वैसे भी इसकी ज़िंदगी सिर्फ़ मारिया के लिए थी। इसका बाप चाहता था कि वो मारिया से शादी करे। इसे अपने बाप की ख़्वाहिश पूरा करनी थी। दिल को ताड़ते हुए वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो कितने ही घंटे इस ज़मीन पर बैठी रोती रही, फिर अपना चेहरा साफ़ किया और उठी और हॉस्टल की जानिब चल पड़ी। तो ये था, इसकी ज़िंदगी किसी ख़ाज़ान के साथ नहीं लिखी गई थी। इसे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी होगी। 2 दिन मज़ीद गुज़र गए थे। वो 2 दिन से हॉस्टल में बंद थी, यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी। मारिया और ज़वेरिया दोनों ने इससे पूछा, लेकिन इसने कह दिया इसकी तबीयत ख़राब है। वो किसी से भी अपना गम नहीं बाँट सकती थी। इस वक़्त भी वो खिड़की के पास खड़ी थी जब अम्मा का फ़ोन आया। इसने मोबाइल फ़ोन कान से लगाया। वो अब बाहर गुज़रते मंज़र को देख रही थी। "कैसी हो बेटा?" माँ की आवाज़ सुनते ही इसे कुछ हौसला मिला था। "ठीक हूँ अम्मा, आप कैसी हैं?" अपने आँसू अंदर ही अंदर काबू करते हुए वो सवाल पूछ रही थी। "मैं भी ठीक हूँ, अब्बा कैसे हैं?" इसने फ़ौरन अगला सवाल पूछा। "ठीक है वो भी।" जानती थी इसकी वालिदैन ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके सामने ठीक होने का दिखावा करते थे। "तुम्हारे पेपर कब खत्म होंगे? तुम्हें छुट्टियाँ नहीं होती?" अम्मा ने तड़पते हुए पूछा। "क्यों, क्या हुआ? खैरियत?" वो हैरान हुई थी। "बस कुछ नहीं, तुम्हें देखने का दिल चाह रहा है। क्या तुम गाँव नहीं आ सकती?" अम्मा की आवाज़ भीगी हुई थी कि अंशाल को तकलीफ़ हुई। वैसे भी वो फ़िलहाल इस माहौल से दूर जाना चाहती थी। और अब्बा? इसने पूछा। वो जानती थी इसका बाप नहीं चाहता वो गाँव आए। "फ़िक्र मत करो, वो कुछ नहीं कहेंगे। तुम बस आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम्हें देखे बिना सुकून नहीं मिल रहा।" इसकी माँ की आवाज़ काँप उठी थी कि अंचाल को तकलीफ़ हुई। "मैं कल ही आ जाऊँगी अम्मा। वैसे भी मुझे यहाँ अब सुकून नहीं मिल रहा। मैं बहुत बेसुकून हूँ। शायद आपकी आगोश में आकर सुकून मिल जाए।" वो भी रो पड़ी थी। अगले दिन इसने अपना सारा सामान पैक कर लिया और इन दोनों को सिर्फ़ ये बताया कि इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए इसे जल्दी में गाँव जाना है। "काश तुम मेरे साथ हमारे गाँव चलती, तो वहाँ पर मेरे निकाह में शामिल हो जाती।" मारिया ने अफ़सोस से कहा कि अंशाल की आँखों के सामने एक साया-सा लहराया। इसके लिए ये बहुत मुश्किल था। अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ से जा रही थी, क्योंकि वो अपनी आँखों के सामने ग़ज़ान को किसी और का होते नहीं देख सकती थी। लेकिन इसे मारिया का दिल नहीं दुखाना था। अगर ग़ज़ान की शादी मारिया से हो रही थी, तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। "मुझे माफ़ करना मारिया, लेकिन मेरी वालिदा की तबीयत ख़राब है, वरना मैं ज़रूर आती।" इतना कहते साथ इन दोनों को अलविदा कहती बस स्टैंड तक चली गई। ज़ुबैरिया तो मारिया के साथ गाँव जा रही थी। वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो शहर में रहने वाली लड़की थी, इसे गाँव घूमने का बहुत शौक था। इसलिए वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि वो गाँव देख पाएगी। बस में बैठे हुए इसे लाहौर शहर को अलविदा कर देना चाहा। शायद अब वो कभी भी ग़ज़ान को ना देख सके, क्योंकि वो सोच चुकी थी अब वो कभी भी शहर नहीं आएगी। इसे शहर ने भी इसे तकलीफ़ दी थी। मुसलसल चंद घंटों की मुसाफ़त के बाद गाड़ी गाँव की हुदूद में रुकी, तो गाड़ी से बाहर निकली। अपना सामान उठाया और अपने चेहरे को अच्छे से ढाँप लिया। वो जानती थी इस गाँव में कोई भी इसे अच्छे अल्फ़ाज़ में याद नहीं रखता। इन लोगों के लिए सिर्फ़ एक घटिया फ़ाहद की बहन थी, असर ढल गई थी। इसने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा अम्मा ने खोला। इसने हल्की-सी चादर चेहरे से सिरकाई तो अम्मा ने पूरे 4 साल बाद इसका चेहरा देखा था। वो आगे बढ़ी और अम्मा के सीने से वो माँ 4 साल बाद सुकून में आई थी। इसे भी माँ के गले लगते सुकून मिला था। अम्मा ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई आस-पड़ोसी न जान ले कि इनकी बेटी वापस आ गई। इनका हाथ पकड़े अपने साथ सहन में ही चारपाई तक ले आई, इसे वहाँ बिठाया। "कैसी हो मेरी जान?"
ماں نے اسے ایک بار پھر سینے سے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں اماں، اپنی تکلیف اندر ہی اندر قابو کرتی وہ بظاہر مسکرائی تھی۔ اماں کو کیا بتاتی کہ اس کے اندر کا کلیجہ پھٹا ہوا تھا۔ وہ تکلیف سے تڑپتی ہوئی چور چور تھی، لیکن نہیں، وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ عشق ہی کیا جس میں تڑپنا نہ پڑے۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ تمہارے لیے بنا کر لاتی ہوں۔ کتنی ہی باتوں کے بعد اماں نے اس سے سوال پوچھا تھا۔ کچھ بھی بنا لے، میں کھا لوں گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا پڑی تو اماں کو کچن میں جانب چل پڑی تاکہ اس کے لیے اچھا سا کھانا بنا سکے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ 4 سال بعد کمرے کو کھولا تھا۔ آج بھی کمرے میں کہیں نہ کہیں خزان کی خوشبو تھی۔ آخر وہ کیوں ایسا تھا؟ وہ چاہتا تو انشال کے ساتھ وہی کر سکتا تھا جو اس کے بھائی نے زینب کے ساتھ کیا، لیکن اس نے کیوں انشال کو عزت دی؟ اس نے کیوں انشال کی آنکھوں میں ایک امید جگمگا دی؟ اس نے کیوں انشال کے دل کو تکلیف دی؟ انشال کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے اب وہ کسی ماریہ سے شادی کر رہا تھا۔ ایک بار پھر اسے بہت زیادہ رونا آیا اور وہ واقعی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر جمائے سختی سے اپنی ہچکیاں قابو کی، بالکل ایسے جیسے 4 سال پہلے اس نے اس کمرے میں قابو کی تھی۔ ایک بار اپنے گالوں کو چھوا تھا جہاں پر اس کا لمس آج بھی دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شام کو ابا گھر آئے تو بھی انشال کو دیکھتے ہوئے کافی پرسکون ہوئے تھے۔ مجھے معاف کرنا میری بیٹی، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر انشال کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خدا کے واسطے ابا یہ مت کریں، آپ میرے باپ ہیں، جو ہوا وہ ماضی تھا، بس بھول جائیں۔ اسے وہ اپنے باپ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کم سے کم گاؤں آنے کے بعد اسے بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ 4 دن گزر گئے تھے، وہ گاؤں میں تھی۔ اپنا موبائل اس نے مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ جویریہ اور ماریہ سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی جویریہ فوراً فنکشن کی ساری فوٹوز بنا کر اسے سینڈ کرے گی، اور اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کی پہلو میں کسی دوسری عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھ لے، چاہے وہ دوسری عورت اس کی اپنی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی، ابا کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ابا، سب خیریت؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بیٹا، سردار صاحب کا بلاوا آیا ہے، ان کی حویلی میں ایک نکاح کی رسم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی شامل ہوں۔ انشال نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ لیکن انہیں کیسے پتا کہ میں یہاں پر ہوں؟ اس کے سوال پر فہمید صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں بھی شہر سے بلا لوں۔ معلوم نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے ہی وہاں شامل ہوں۔ شاید سردار صاحب کی اس میں کوئی حکمت عملی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے ان کے بیٹے کا نکاح ہے، اور انشال کو یاد آیا ان کے 4-5 بیٹے تھے، ہو سکتا ہے کسی ایک بیٹے کا نکاح ہو۔ ٹھیک ہے ابا، کب جانا ہے؟ وہ مرجائی ہوئی تھی جو اس کے باپ دیکھ سکتا تھا۔ کل شام کو، اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اذان کے خیالوں سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنی الماری کھولی اور اب سوچ رہی تھی کہ کل شام نکاح کے حساب سے کون سا جوڑا پہنے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ایک سرخ رنگ کی فراق باہر نکالی۔ اسے سرخ رنگ بہت پسند تھا، لیکن 4 سال ہو گئے تھے اس نے یہ رنگ پہننا چھوڑ دیا تھا۔ اس فراق پر گولڈن کلر کی کڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے بہت شوق سے یہ فراق بنائی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن قسمت تھی کہ ایک بار بھی پہننے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے وہی فراق پہن لی تھی۔ اگلی شام وہ اماں اور ابا کے ساتھ سردار صاحب کی حویلی میں موجود تھی۔ سردار صاحب کی حویلی بہت بڑی تھی۔ وہاں پر بہت خوبصورتی سے دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ گارڈن کو بہت خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سارے مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ قدم قدم چلتی گارڈن کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس کے چہرے کا خون نچڑ رہا تھا۔ سامنے ہی خزان سردار صاحب سے کوئی بات کر رہا تھا۔ کسی نے انشال کے سر پر ساری حویلی دے ماری تھی۔ تو کیا یہاں غزان کا نکاح ہونے والا تھا؟ اچانک اسے یاد آیا کہ ہاں، غزان کا نکاح بھی تو ہونا تھا پورے 1 ہفتے بعد۔ وہ اس بات کو ہفتہ ہو چکا تھا۔ پھر ماریہ نے کہا تھا کہ وہ گاؤں میں جا کر نکاح کریں گے، اور وہ لوگ گاؤں میں آ کر نکاح کر رہے تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا، لیکن ماریہ اور جویریہ کہیں نہیں تھی۔ آ جاؤ بیٹی۔ سردار صاحب کی بات پر وہ اچانک حیران ہوئی۔ جو اس کے پیچھے کھڑے تھے وہ چل کر اب آگے آ چکے تھے۔ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا تھا۔ غزان بھی سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ یہاں کس کا نکاح ہو رہا ہے تایا؟ وہ سردار صاحب کو تایا ہی کہتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہہ دے کہ سوائے غزان کے کسی اور کا نکاح ہے، لیکن ان کے لبوں سے جو الفاظ نکلے انہوں نے انشال کو ساکت کر دیا۔ بیٹا، غزان کا نکاح ہے۔ انہوں نے غزان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سردار صاحب کی خواہش تھی کہ غزان کا نکاح ان کی حویلی میں ہو، کیونکہ غزان اس گاؤں کا سب سے محنتی اور ہونہار بچہ تھا، جس نے اس گاؤں کے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دی تھی۔ 28 سالہ غزان اس وقت اپنی مکمل وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا، اور وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے تایا؟ اس کے لب بنا آواز پھڑپڑائے تھے۔ یہ اسے قسمت کہاں لے آئی تھی؟ وہ قدم پیچھے لیتی گئی۔ نفی میں سر ہلا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی اور بھاگتی، اچانک اسی کمر کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی جویریہ کھڑی تھی۔ جویریہ بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انشال تم یہاں؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ انشال کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس سے پہلے جویریہ کچھ کہتی، نہ جانے کہاں سے ماریا نمودار ہوئی۔ انشال اس لیے یہاں پر ہے جویریہ کیونکہ یہ اس کا گاؤں ہے۔ یہ بھی اسی گاؤں میں رہتی ہے۔ اس نے حیرانی سے ماریا کی طرف دیکھا جس نے سادہ سا اسکن کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ کہیں سے بھی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ انشال اور ماریا کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ انشال کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور ماریا کی آنکھیں ویران اور خالی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ کچھ بتاؤ گی؟ جویریہ جھنجھلا گئی تھی، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی قدم پیچھے لے رہی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے غزان کا نکاح ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رک جاؤ انشال، ماریا نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنا ہاتھ ماریا کے ہاتھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ ماریا کی سخت پکڑ تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑے سکتی سے اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں پر غزان خاموشی سے کھڑا تھا۔ وہ اسٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ پھر آگے بڑھتے اس نے انشال کا ہاتھ غزان کے ہاتھ میں تھما دیا اور انشال جہاں تھی وہیں کی وہیں ساکت رہ گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں نہیں جانتی؟ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ ہم دونوں دوست ہیں انشال، تم نے ہم سے سب کچھ چھپایا۔ جویریہ بھی ان لوگوں کے پاس آ کر ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ سارے گاؤں والے حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ غزان بالکل خاموش تھا۔ انشال نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ غزان کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ اس کے آس پاس کیا چل رہا تھا؟ وہ پریشان تھی، بے حد بے یقین تھی۔ میں آج سب کو ایک قصہ سنانا چاہتی ہوں۔ ماریا کی آواز اس سارے مجمع میں گونجی تھی۔ میں عثمان صاحب کی بھتیجی ہوں۔ اس گاؤں میں ایک زینب کے ساتھ جو سالوں پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، سارے ہی جانتے ہیں کہ میرے تایا زاد زینب کے ساتھ جو ہوا تھا میں وہ دہرانا نہیں چاہتی، لیکن ایک تلخ حقیقت تھی۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک بہن کے بھائی نے جو کیا سزا ایک بہن کو دی جائے؟ آخر کیسے آپ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ جو کچھ ایک فہد نے کیا وہ اس کی بہن کے ساتھ ہونا چاہیے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا بیٹیاں اتنی ہی بوجھ ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ بات مجھے بھائی زین نے سمجھائی کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی مجھے غزان جیسے شخص نے متاثر کیا۔ سارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ غزان نے اپنی بہن کا بدلہ لیا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس بند کمرے میں کیا ہوا تھا۔ چلیں آج میں آپ لوگوں کو سچ بتاتی ہوں، جو سچ کوئی نہیں جانتا۔ غزان غصے میں انشال کے گھر گیا تھا، اس کے کمرے میں بھی گیا تھا، لیکن انشال کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ کسی دوسری زینب کو تباہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ بھی فہد بن جائے؟ نہیں، وہ فہد نہیں تھا، وہ کسی ایک لڑکی کی عزت تباہ کر سکتا تھا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود اس نے بدلہ نہیں لیا؟ وہ واپس آ گیا، بس اس نے انشال کو یہ کہا تھا کہ وہ خاموش رہے۔ اس شخص نے انشال کو عزت دی تھی، ایسی عزت جو شاید انشال کو کوئی دوسرا نہ دے پاتا۔ یہ غلط کہا گیا کہ ایک مرد اگر غلطی کرے گا تو اس کا خمیاز اس گھر کی عورتوں کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مرد اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا پڑتا ہے، جیسا کہ فہد نے بھگتا۔ سنا ہے 4 دن پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں اس کی موت ہو چکی ہے۔ انشال اس بات پہ بے یقینی سے اچھلی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اپنے والدین کو دیکھا جن کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا تھا، یعنی کہ وہ ساری بات جانتے تھے۔ شاید میں کل تک غزان سے نکاح کر لیتی، لیکن اندر کہیں دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں نے ہمیشہ انہیں بھائی کی نظر سے دیکھا تھا، لیکن یہ میرے بھائی نہیں تھے۔ ہماری شادی ہو سکتی تھی، لیکن پھر کل انہوں نے مجھے وہ ساری باتیں بتائیں۔ مجھے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے ماریا۔ وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شاید مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی باتیں سنتے ماریا کے چہرے پر نرم مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے بالکل بھی برا نہیں لگا تھا۔ اور وہ کون ہے؟ اس نے پرسکون سے پوچھا۔ انشال۔ اس کے بعد وہ اسے انشال کے بارے میں سب کچھ بتاتا گیا۔ میں نے اسے سڑکوں پر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا ہے۔ میں اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے شاید تم سے شادی کر لوں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہم دونوں خوش رہ پائیں گے، کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک بہن کی نظر سے دیکھا ہے۔ ایک پل کے لیے اگر میں تمہیں اپنی لائف پارٹنر بھی سمجھوں تو پھر بھی تمہارے ساتھ میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں پر دل میں انشال بس گئی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنی صاف گوئی سے کام لے گیا۔ ماریا مسکرا پڑی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ خوش رہیں گے، مجھے اچھا لگے گا۔ آپ نے اس زندگی میں سب سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کیا۔ فکر مت کریں، اب آپ کی یہ رازدار آپ کی ساری پریشانیاں حل کر دے گی۔ وہ غزان کو یقین دلاتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔
اس کے بعد اس نے تایا سے بات کی۔ تایا وہ میرے ساتھ خوش رہ لیں گے، لیکن ان کی محبت کا کیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اندر سے تکلیف میں رہے؟ کیا فائدہ میں انہیں کبھی خوش نہ رکھ پاؤں؟ کیا فائدہ وہ ہمیشہ غمگین رہیں؟ ان کی شادی وہیں کریں جہاں وہ چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب کم سے کم اتنے سنگ دل باپ نہیں تھے کہ اپنی اولاد پر اپنی مرضی جھاڑتے۔ اس نے ساری بات عثمان صاحب کو بتا دی اور وہ حیران تھے ان کا بیٹا اتنا اعلیٰ ظرف کیسے ہو گیا کہ دشمن کی بیٹی سے انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی انتقام نہیں لیا۔ پھر ان لوگوں نے پلان بنایا کہ وہ لوگ غزان کا نکاح انشال سے کروائیں گے۔ آج سے میں نے غزان کو تمہارے حوالے کیا۔ کیا مجھے خوشی ہے کہ میں نے وقت رہتے خود کو تباہ ہونے سے روک لیا۔ میں نے تمہیں تکلیف دینے سے روک لیا۔ ماریہ مسکرا رہی تھی کیونکہ اس کے دل میں کبھی بھی غزان کے لیے کوئی خاص جذبات نہیں تھے۔ ہاں، اسے اچھا لگنے لگا تھا، لیکن کہیں کسی قسم کی دھواں دار محبت نہیں تھی۔ اور انشال بے حد بے یقین تھی۔ سارے گاؤں والے جان چکے تھے یقیناً غزان جیسا شخص اس دنیا میں اب کہیں نہیں ملتا۔ غزان اب مسکرایا تھا۔ اس نے انشال کو صوفے پر بٹھایا، پھر پاس ہی بیٹھ گیا۔ ان کا نکاح شروع ہو گیا۔ ان لوگوں نے پہلے ہی فہمید صاحب سے مرضی لے لی تھی، اور اس سے بڑی کیا بات تھی کہ وہی شخص ان کی بیٹی کو عزت دے رہا تھا جس کی وجہ سے ان کی بیٹی سارے گاؤں میں بدنام ہو گئی تھی۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ عثمان صاحب مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو بہت پرسکون اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے وقت رہتے خود کو بڑی غلطی کرنے سے روک لیا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ انشال کے بنا نہیں رہ سکے گا۔ انشال کی معصومیت اور خوبصورتی دونوں میں اپنا دیوانہ کر دیا تھا، اور اب وہ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے روتے روتے ہنس رہی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی پلوں میں بدل گئی۔ وہ غزان کی بیوی بن گئی تھی۔ بے حد بے یقینی تھی۔ فہمید صاحب عثمان صاحب کے سامنے آ کھڑے ہوئے، پھر اپنے ہاتھ جوڑے۔ میں جانتا ہوں میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ عثمان صاحب آسودگی سے مسکرائے تھے، پھر بنا کچھ کہے نے اپنے ساتھ لگا لی۔ وہ دونوں باپ گلے لگے تھے۔ میں نے سب کچھ معاف کیا، ہو سکے تو آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور گاؤں میں خوشیوں کی لہر دوڑ پڑی تھی۔ سارے پرسکون ہو گئے تھے۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے ٹیرس پر کھڑے تھے۔ وہ چاند دیکھ رہی تھی جو ان لوگوں کی خوشیوں پر مسکرا رہا تھا۔ سرفراز اس کے دامن کو چھوتی ہوئی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ اس کے بال جو سارے کھلے پڑے تھے ہوا سے اڑتے ہوئے اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر آج 4 سال کے بعد خوشی نظر آئی تھی۔ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی اور چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ ٹیرس کی منڈیر پر ٹکا رکھے تھے، دونوں ہاتھوں پر اپنا چہرہ ٹکا رکھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آ کر ہی کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے انشال سیدھا ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں انشال کے کان میں سرگوشی کی، بالکل ویسے ہی سرگوشی جیسے سالوں پہلے اس کمرے میں ہوئی تھی۔ انشال کے دل میں دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس رات تمہیں پہلی نظر دیکھتے ہی کہیں دل میں سکون کا احساس جاگا تھا؟ اگلے ہی پل تو میرے دل میں اتر گئی تھی۔ پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی تبھی سوچ چکا تھا میں تمہیں وہ تکلیف نہیں دوں گا جو تمہارے بھائی نے دی۔ اس کی نرم سرگوشی انشال کے کان میں تھی۔ اس کی سانسیں انشال کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ تم اچھی لگتی ہو، تمہارے بغیر نامکمل تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے مکمل ہو گیا ہوں۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا، دوسرا ہاتھ انشال کے پیٹ کے گرد حصار باندھا اور اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ انشال اندر تک جیسے پرسکون ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس سکون کو محسوس کیا جو عرصے بعد اس کی زندگی میں آیا تھا۔ وہ اسے مکمل کر چکا تھا۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو عورت کی عزت کو روندے، مرد وہ ہے جو عورت کو عزت دینی جانتا۔ شاید وہ کبھی کسی کو نہ بتاتا کہ اس نے انشال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن یہ بات ماریہ نے بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماریہ کا کہنا تھا یہ بات ساری دنیا کو پتہ ہونی چاہیے کہ انشال پاکیزہ ہے، کیونکہ یہ ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کیونکہ ماریہ خود ایک لڑکی تھی، وہی بات سمجھ سکتی تھی۔ اپنا سر غزان کے سینے سے ٹکاتے وہ اب چاند کو دیکھ رہی تھی۔ آپ میری زندگی میں اس چاند جیسے ہیں جو دور تھا، میں چاہتی تھی وہ میرے پاس آئے، مجھے مکمل کر دے۔ اس کی بات سنتے غزان قہقہ لگا اٹھا تھا۔ شاید میں پہلا چاند ہوں پھر جو تمہارے پاس آ گیا، ورنہ لوگوں کا چاند کبھی بھی پاس نہیں آتا، چاند کا مطلب ہی دور ہونا ہوتا ہے۔ اس کی بات پر انشال بھی ہنس پڑی تھی۔ بس پھر یہی فرق ہے کیونکہ آپ میرے چاند ہیں، جیسے وہ اندر تک سرشار ہوئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا، غزان کی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور وہ ایک لمحہ تھا جب غزان سارے ضبط توڑتا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ سکون تھا جو دونوں کے سینوں میں اتر گیا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اگلے ہی لمحے غزان نے اس کے گال پر لب رکھے، اسی گال پر جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ شاید تھپڑ کے لیے معافی مانگ رہا تھا،
اس کی سرگوشی پر انشال نے آنکھیں کھولیں اور دوبارہ اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ وہ کھل کر مسکرایا تو انشال بھی اندر تک پرسکون ہوتی مسکرا پڑی، اور اس طرح ان کی زندگی کی ہیپی اینڈنگ ہو چکی تھی۔ ختم شد۔